आज जो है हम लोग नस्ट इक्वेशन का नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे। उससे पहले जो है क्वेश्चन मैंने लिखा है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, है ना। वीडियो को पॉज करके इसको जो है लिख लें। इस क्वेश्चन में है क्या कि द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये दिया हुआ है, ठीक। और क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, ना Ag प्लस का कौन सा कंसंट्रेशन लेंगे कि क्या होगा कि EMF ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस इज जीरो, है ना। इस सेल का जो EMF होगा वो जीरो हो जाएगा किस कंसंट्रेशन पे, है ना। जबकि कॉपर का जो कंसंट्रेशन है ये दिया हुआ है। इसका आंसर आएगा क्या, ये Ag प्लस का कंसंट्रेशन को निकालना, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करें, नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जैसे फॉर्मूला होता है क्या, नस्ट इक्वेशन निकालना है तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन। इधर लिखते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला लगाना है ना। अब यहाँ पे जो हम लोग ई नॉट सेल निकालेंगे, उसके बाद जो है ये एन का वैल्यू कितना लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, हम रिएक्शन लिखने के बाद पता चलेगा, ठीक है। अब उसमें से Ag और कॉपर में एक Ag होगा एक कॉपर होगा, है ना। तो अब इसमें मान ले कि इसमें कोई भी रह सकता है, Ag या कॉपर रहेगा, ठीक। वहाँ पे क्या करेंगे, अगर मान लीजिए Ag यहाँ पे है तो इसका कंसंट्रेशन हमको निकालना है ना। एक का कॉपर का क्या हुआ, दिया हुआ है, बस इसको इस फॉर्मूला में पुट करना है और हमको जो है इसका वैल्यू निकालना है। कब, जब सेल पोटेंशियल मतलब ये सेल पोटेंशियल जीरो होगा तब इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, Ag का कितना कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और इसका जो है आंसर निकालना है, ठीक। इसमें जो है लॉग और एंटी लॉग टर्म का जो है यूज होगा, है ना। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को जो है दिया है ना। इसमें जो है लॉग और एंटी लॉग टर्म यूज होगा। तो इससे पहले मैंने लॉग और एंटी लॉग निकालना बताया था, है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट का ये इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है सॉल्व कीजिएगा, है ना। तो ये नस्ट इक्वेशन में कुछ नहीं है, फॉर्मूला में पुट करना है, निकालना है ना। तो जनरली ई सेल बहुत पूछा जाता है, मगर कभी कभी अब ई नॉट सेल भी निकालने के लिए पूछ सकता है ना। ये दिया रहेगा, बोलेगा कि ये निकालिए, है ना। या इसमें से किसी भी टर्म को निकालने के लिए पूछ सकता है, ये इसका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना होगा या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना होगा। ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप से जो क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जो चांसेस होता है ये पूछने का, है ना। मगर ये सब भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। और ये सब जब जब भी निकालना होता है तो उसमें हमको लॉग और एंटी लॉग निकालने आना चाहिए। लॉग कैसे, हम जो लॉग को सॉल्व किया जाता है और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड है ना। तो इसको सॉल्व किएगा ना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो इसका हम सॉल्यूशन जो है दे देंगे। अब जो है हम लोग इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है हम नस्ट इक्वेशन के हेल्प से जो है निकाल सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टर्म इसमें क्यों यूज हो रहा है ना। तो इसको हम लोग समझते हैं, है ना। कैसे क्यों निकाला जाता है नस्ट इक्वेशन में, है ना। इसको समझने के लिए क्या है, मैं एक जो है सेल रिएक्शन दिखा रहा हूँ, है ना। मान ली कि जिंक है और कॉपर है, कॉपर का आयंस है। तो क्या होगा, जिंक में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो Zn से Zn2 प्लस में चेंज हो गया। और एक कॉपर का रिडक्शन होगा तो Cu2 प्लस से Cu में चेंज हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या कंटेनर में देखते हैं कैसे क्या होता है। एक कंटेनर लिए, दो हाफ सेल कंटेनर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि जिंक को रखें, इसमें कॉपर को, जिंक ले रहे हैं तो इसमें क्या करते हैं, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं। कॉपर है तो इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे, है ना। दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे, इसमें क्या होता है, सेल रिएक्शन स्टार्ट होता है ना।
तो इसमें सल्फेट का कोई काम नहीं रहता है, तो सल्फेट हम हटा दिए, है ना। तो यहाँ पे हो गया 2+, ये 2+, ठीक। अब क्या होता है कि इस कंटेनर में ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा कि जिंक से चेंज होगा, जिंक 2+, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये क्या है, कैथोड है, तो इसमें रिडक्शन होता है। सॉल्यूशन में जो मेटल आयंस है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके सॉलिड में, मेटल में जाके जो है जमा होते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसका अगर हमको जो है नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना है, नस्ट इक्वेशन कब अप्लाई करते हैं, जब कंसंट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम 1 मोलरिटी, एक मोलरिटी से कंसंट्रेशन अलग होगा, तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, नस्ट इक्वेशन अप्लाई किया जाता है। तो अब इसके लिए हम अगर कॉपर के लिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रहे हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो क्या होता है Cu2+, तो Cu रिडक्शन मतलब होता है कि लूज गेन करते हुए दिखाना है, इक्वल टू होगा क्या, माइनस इक्वल टू E0 Cu2+, Cu, ठीक है, माइनस 0.0591 बाई n log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो Cu2 प्रोडक्ट सॉलिड है, सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना होता है, 1 होता है, और ये बाय रिएक्टेंट, ये इधर प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ऐसे करते हैं, ये क्या नीचे आ गया, तो ये इक्वेशन निकला, है ना। ये किसके लिए है, ये हो गया कैथोड में। उसी तरह से अगर हम एनोड में देखते हैं, एट एनोड में क्या होता है, एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, Zn से जिसमें चेंज हो रहा है Zn2+ में, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकला। अब इसका अगर हम लिखें रिडक्शन पोटेंशियल, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, Zn से Zn2+, ठीक है ना, और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है तो E0 Zn2+ प्लस 0.0591 बाई n log, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है Zn2+, और रिएक्टेंट में क्या है, सॉलिड है, मेटल आयन, मेटल है, मेटल सॉलिड स्टेट में रहता है, इसका कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि ये इसका इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो इसके नीचे क्या होगा, 1। अब इसी इक्वेशन को अगर हमको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना है, पोटेंशियल है तो पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल में भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, है ना। तो पोटेंशियल का वैल्यू हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन से रिडक्शन में लिखना है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे 2+ कर देंगे, यहाँ पे ये, ठीक है ना, तो ये जैसे ही साइन चेंज हो गया, ये हो गया रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब रिडक्शन होगा तो इसमें ये वैल्यू, ये जो होता है साइन में साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे माइनस प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब इसको ये तुम्हारा हो गया क्या, ये प्लस था तो माइनस हो गया, और ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये इनवर्स हो जाएगा 1/Zn, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया किसमें, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, है ना, ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ये दोनों को हम लिखे, है ना। अब दोनों का हम क्या करना है कि दोनों को कंपेयर करेंगे, है ना। तो क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जिंक जो है Zn से Zn2+ आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn से Zn2+ आयंस, मतलब कि जिंक जो है, जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो क्या हो रहा है, मेटल आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है Zn2+ बन के सोल्यूशन में आ रहा है, Zn2+ बन के सोल्यूशन में गिरते चला जा रहा है। तो जैसे जैसे मेटल से जिंक आयंस सोल्यूशन में आएगा तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, और यहाँ कॉपर जो है इसमें जाकर डिपॉजिट हो रहा है, तो जैसे जैसे कॉपर डिपॉजिट होगा तो इस U2+ जो सॉल्यूशन में है उसका कंसंट्रेशन कम होते जाएगा, ये जो यहाँ डिपॉजिट हो गया धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि सर कॉपर का जो सोल्यूशन है उसमें कॉपर का कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, है ना, यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यहाँ कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब क्या है कि अगर मान लीजिए इसका कुछ शुरू में कंसंट्रेशन था, जब सेल को हम एक सर्टेन वैल्यू दिया, मान लीजिए शुरू में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था 0. मान के चल रहे हैं कि 0.8 था, -0.8 था, और इसका जो पोटेंशियल था ये मान के चले क्या, ये था कितना, तो माइनस इसका 0.29 था, मान के चल रहे हैं कितना वोल्टेज इसका था शुरू में, है ना। इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाले तो ये आया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये आया।
अब जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ, रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ते चला गया, तो हम लोग क्या देखे कि जो जिंक जो था ना, जिंक का जो कंसंट्रेशन है धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसका कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ जब नीचे इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये क्या होगा, टोटल वैल्यू क्या होते चला जाएगा, बढ़ते चला, टोटल वैल्यू घटते चला जाएगा, क्योंकि नीचे का कंसंट्रेशन बढ़ना मतलब ये टोटल वैल्यू क्या होगा, कम होगा। अब जैसे ही इसका वैल्यू कम होगा, एक फिक्स वैल्यू के साथ हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो फिक्स है कि इसका डिफरेंस जो है क्या होगा, ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू कम हो गया, इसका वैल्यू कम हुआ और एक फिक्स वैल्यू के साथ घटा रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक फिक्स वैल्यू के साथ जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका जो वैल्यू है ये तुम्हारा क्या होगा, ज़्यादा होता जाएगा। इसको अगर हम इसका कंसंट्रेशन को बढ़ाएं तो कम हुआ, और कम हुआ तो इसके चलते जो है इसका ये जो वैल्यू है वो हमेशा ही ज़्यादा होते चला जाएगा, है ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का क्या होता है, बढ़ता है ना, इसका वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना, क्या रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल इसका इंक्रीज करेगा। और इसका क्या होगा, कॉपर का, तो कॉपर में क्या है कि जैसे जैसे हम रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो सॉल्यूशन से कंसंट्रेशन कम होते जा रहा है, और सॉल्यूशन से कंसंट्रेशन कम होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू जो है डिक्रीज, इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हो रहा है, तो कम होने का मतलब नीचे कम हो रहा है, तो टोटल वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना, ये टोटल वैल्यू इंक्रीज करेगा। और ये फिक्स वैल्यू है ना, तो फिक्स वैल्यू में ये जब बढ़ते चला जाएगा, है ना, ये बढ़ते जाएगा तो डिफरेंस क्या होगा, कम होते चला जाएगा, है ना, तो ये क्या होगा, कम हो रहा है ना, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो क्या होगा कि जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ ये बढ़ते चला गया, ये क्या होगा, घटते चला गया, है ना। अभी घटते चला गया, क्या कहने का मतलब क्या है, ये अभी ज़्यादा वैल्यू है, ये 0.29 वोल्ट है, और ये क्या -0.58 है, तो माइनस में तो ये कम है, ये क्या ज़्यादा है ना। तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है, और ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो क्या होगा, एक स्टेज आएगा जब ये घटते घटते जो है और ये बढ़ते बढ़ते एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपस में बराबर हो गया, है ना, तो वो जो स्टेज होता है जब दोनों का पोटेंशियल आपस में बराबर हो गया, उस कंडीशन में ई सेल का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा। क्यों ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि ई सेल इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, और कैथोड और एनोड दोनों का जब कंसंट्रेशन बराबर होना है, बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है कि दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड लिखेंगे, तो क्या होगा, उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो एक का कंसंट्रेशन बढ़ता है और एक का कंसंट्रेशन घटता है, जिसके चलते इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, और एक स्टेज आएगा दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा, और उस स्टेज में जो है उसका जो है पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। और वही जो स्टेट होता है उसी स्टेट को बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो हम लोग जो है नस्ट इक्वेशन के हेल्प से पता लगाते हैं कि किस स्टेज में जाके रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा, और उसको हम लोग किसके हेल्प से निकालते हैं, तो नस्ट इक्वेशन के हेल्प से निकाला जाता है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में हम इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें तो इसका ग्राफ क्या होगा, तो इधर हम लोग क्या लिए, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, और इधर हम ले रहे हैं क्या, इधर हम लोग लिए कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन और रिडक्शन पोटेंशियल के बीच हम अगर ग्राफ खींचते हैं किसी भी सेल रिएक्शन के लिए, ठीक है ना, तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, कॉपर जो था, कॉपर क्या था, एनोड कैथोड था। कैथोड में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन, जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ रहा है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होते जा रहा है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, उसके चलते क्या होता है कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, उसका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होने के चलते उसका जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक, तो हम क्या लिए कि यहाँ हम ग्राफ खींच रहे हैं ना, तो ऐसे दिखाएं, ये किसका है, तो फॉर कैथोड, और ये जो है ये दिखा रहे हैं किसका, फॉर एनोड, फॉर एनोड,
एनोडिक रिएक्शन लिख सकते हैं, और ये हो गया फोर कैथोडिक रिएक्शन। तो कैथोड में क्या हो रहा है कि पोटेंशियल घट रहा है ना, देखो हम घटते हुए दिखा रहे थे, और एनोड में क्या हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, उसको बढ़ते हुए दिखा रहे हैं ना। जैसे जैसे कंसंट्रेशन, जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा, कंसंट्रेशन इसका बढ़ेगा, इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। इसका पोटेंशियल क्या हो रहा है कि इसका पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, ठीक, इसको हम इंक्रीज करते हुए दिखाएं, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एक स्टेज आएगा कि अगर दोनों का बराबर हो जाए पोटेंशियल, है ना, ये स्टेज जो है, इस स्टेज में क्या है कि दोनों का पोटेंशियल जो है, ये देखिए ये जो स्टेज क्या हो गया, ये घटा ये बढ़ा, एक स्टेज में जाके इस पॉइंट पे जाके दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये जो बराबर हो गया, यही क्या हो गया, यहाँ पे ई नॉट सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई नॉट ई सेल का वैल्यू जो है 0 हो जाएगा इस स्टेज, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, ये जो स्टेज हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट। और ये होता है इस स्टेज जब रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में आता है तो क्या निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला जाता है, ठीक है। अब हम आगे इसको जो हम लोग देखते हैं कि कैसे इक्वेशन लिखा जाता है। तो अगर मान लिया कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज में आ गया, है ना, एक स्टेज में जाने के बाद या फिक्स है कि कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिडक्शन रिएक्शन है, एक स्टेज में आने के बाद इक्विलिब्रियम आएगा। कब आएगा, तो उसके लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, है ना। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयंस बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड कॉपर, और ये हो गया क्या, जिंक मेटल है, सॉलिड स्टेट में रहेगा, और Cu2 प्लस, ठीक है। अगर दोनों का कंसंट्रेशन सॉलिड है तो इसका 1 हो जाएगा, तो Kc इक्वल टू हो जाएगा Zn2 प्लस बाई Cu2 प्लस, ठीक है। ये हो गया क्या, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एट इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम Kc एट इक्विलिब्रियम ई सेल का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, ठीक है ना। अब हम इसमें नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग, ये हो गया क्या, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन Zn2 प्लस बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन Cu2 प्लस सॉलिड का 1 हो गया। अब ये जो है ये क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन है। अब हम लोग जानते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब रिएक्शन क्या हो इक्विलिब्रियम स्टेट में आए तो ये वैल्यू क्या हो जाता है, 0, है ना। कैसे आया वो हम लोग अभी देखें, और ये जो वैल्यू है 0.0591 बाई एन, और ये जो वैल्यू होता है इसको क्या बोलते हैं, Kc बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमको क्या निकलेगा, ई नॉट सेल 0.0591 बाई एन लॉग Kc, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है, ये जो Kc और ई नॉट सेल के बीच का रिलेशन हो गया, ठीक। अब यहाँ पे जो है ई नॉट सेल इक्वल टू, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, RT 2.303 RT बाई NF लॉग Kc, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक ना। तो ये दोनों इक्वेशन सेम है ना, जैसे हम लिखे 0.0591 बाई n, है ना। तो ये कैसे आया था, जब हम RT और NF को जो है इसको सारा वैल्यू पुट करके निकाले थे तो इतना वैल्यू आया था। तो यही इक्वेशन होगा, है ना। तो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको यूज करते हैं ना। मगर ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या करता है कि टेम्परेचर जो हम लोग 298 केल्विन बार बार ले रहे हैं, तो क्या करेगा, कभी कभी 400 केल्विन पे निकालने के लिए बोल देगा। तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पे सबका वैल्यू रखना होगा, आर का वैल्यू रखना होगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक ना। टेम्परेचर निकालना होगा 400 केल्विन, ठीक। और फाराडे का वैल्यू क्या हो जाएगा 96,500 कूलम, है ना। तो ये वैल्यू पुट करके तब ये निकालेंगे, है ना। तो ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चन को फंसाने के लिए जो है इस तरह से पूछा जाता है ना। तो इसका ध्यान रखना है कि कैसे जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
अब देखिए, अब इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है। अच्छा, इसमें अब हम लोग जो है एक रिलेशन पढ़ लिए है ना। अब ये एनसीईआरटी में यही 2 एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करना है ना। तो अभी मैं जो है इसी 2 टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हूँ है ना, एक्स्ट्रा कुछ बता नहीं रहा हूँ है ना। आगे जब मैं पूरा एनसीईआरटी जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करने के बाद आगे जो है मैं हायर स्किल्स का जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के व्यू से इम्पोर्टेंट होता है उसको जो अलग से जो एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। ताकि जो स्टूडेंट जो 11th 12th या फिर सीबीएसई का स्टूडेंट है उसको जो है ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं हो, एक्स्ट्रा पढ़ना ना पड़े, है ना। तो ये जो हम बोर्ड एग्जामिनेशन को व्यू में रख के इसको जो है इस वीडियो को मैं बनाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ई सेल, ये दोनों में क्या रिलेशन है इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो होता है क्या है कि जैसे ही हम लोग कोई सेल रिएक्शन लेते हैं ना, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे कैथोड लिए, यहाँ पे ये एनोड कैथोड लिए, जैसे ही इसको हम लोग जोड़े है ना, तो जोड़ने के बाद क्या होता है, जैसे ही जोड़ेंगे इससे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना। तो केमिकल एनर्जी के थ्रू क्या हो गया, जैसे ही हम केमिकल रिएक्शन करवाएं तो उसके चलते जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज हम लोग डिफरेंट टाइप का वर्क में किया जाता है ना। तो हम लोग अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, वो इलेक्ट्रिकल वर्क जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो ये होता है इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल टू होता है NF, इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल टू होता है E सेल इनटू इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है ना। ई इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू होता है E सेल इनटू इलेक्ट्रिकल चार्ज, है ना। ये फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन E सेल इनटू इलेक्ट्रिकल चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं ना, कि माइनस साइन क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, बाय द सिस्टम हो रहा है, ठीक है ना। तो बाय द सिस्टम जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है, ठीक। अभी जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है वो होता है क्या, N इंटू एफ के बराबर होता है ना। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है N इंटू एफ, मतलब N का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स और F का मतलब होता है फैराडे, है ना। तो इलेक्ट्रिकल N इंटू एफ का मतलब क्या होगा, जैसे मान लें कि हम सेल लिए है ना, तो सेल से जब सेल रिएक्शन हुआ तो सेल रिएक्शन के दौरान जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट होता है। अब इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो किया, तो अगर मान लिया कि इलेक्ट्रॉन 1 मोल फ्लो किया, इस सॉल्यूशन से 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो फ्लो किया, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जब भी फ्लो करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का बात करें तो उसको 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू होता है वो 1 फैराडे आता है। 1 फैराडे मतलब 96500, ठीक। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है 96500 मतलब 1 फैराडे होता है। और अगर हम 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कराएं तो कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ, तो 2 फैराडे। 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कराएं तो उसमें कितना फैराडे प्रोड्यूस हुआ, तो 4 मोल प्रोड्यूस होगा, 4 फैराडे जो है प्रोड्यूस होगा, है ना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है किसके बराबर होता है, N इंटू एफ। N का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर रहा है एनोड से कैथोड की ओर, और F का मतलब हो गया कि उसमें उसका जो है चार्ज कितना हो जाएगा, ठीक है। और 1 मोल का चार्ज कितना है, ये टोटल जो है क्वांटिटी ऑफ चार्ज बताएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये क्या हो गया, Q हो गया, ठीक ना। तो E माइनस E सेल इक्वल टू होता है क्या, इंटू Q, ठीक है। Q इक्वल टू हो गया N इंटू एफ। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा माइनस E सेल इंटू Q, ठीक। अब Q की जगह हम क्या लिखेंगे, NF, ये हो गया माइनस
NF से, ठीक है। तो W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू होता है माइनस NF से, ठीक। इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है इसके इक्वल होता है, ठीक। अब हम लोग पढ़े हैं क्या कि गिब्स फ्री एनर्जी और वर्क डन में क्या रिलेशन होता है, गिब्स फ्री एनर्जी और वर्क डन में क्या रिलेशन होता है। तो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है कि किसी भी सिस्टम को हम एनर्जी दिए, अब उस एनर्जी में से जो है कुछ एनर्जी जो है वर्क में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो जो एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाता है उसी एनर्जी को क्या बोला जाता है, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये जो है डेल्टा जी जो होता है वो क्या होता है, W इलेक्ट्रिकल के बराबर होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी W इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक। तो ये जो है हम लिखेंगे डेल्टा जी इक्वल टू माइनस W इलेक्ट्रिकल, ठीक, या फिर ये हो जाएगा क्या NF से, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, रिलेशन हो गया, डेल्टा जी इक्वल टू ये हो गया और ये इक्वल होता है कि NF से लिखे ना। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, माइनस NF से, ठीक। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकालिए तो हम लोग यही निकालेंगे NF से, ठीक ना। गिब्स फ्री एनर्जी निकालिए तो हम लोग यही निकालेंगे, है ना। तो गिब्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रिकल वर्क डन दोनों में क्या होता है, अगर ये गिब्स फ्री एनर्जी तुम्हारा 200 किलो जूल आ रहा है ना, माइनस 200 किलो जूल आ रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा वो 200 किलो जूल, यानी कि माइनस में आता है तो ये प्लस में आता है, ठीक है ना। तो यही डिफरेंस है। अब इसमें क्या है कि अगर मान ले कि इसको हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे नॉट नहीं लगा हुआ है, तो जब भी नॉट नहीं लगा रहे तो कौन सा कैसे निकाला जाता है, तो नस्ट इक्वेशन अप्लाई करके इसको निकालेंगे। ये जब भी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो बाय यूजिंग नस्ट इक्वेशन, इसको हम नस्ट इक्वेशन के हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड स्टेट में लिखें, एट स्टैंडर्ड स्टेट, तो स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होता है कि डेल्टा जी का जो वैल्यू होता है इसमें हम लोग नॉट लगाते हैं ना, तो ये जो स्टेट NF से ये जो है तुम्हारा जो वैल्यू हो गया, ये हो गया क्या, स्टैंडर्ड स्टेट में हो गया, ठीक। ये हो गया, ये जो है गिवन अलग अलग कंसंट्रेशन पे हो गया, जबकि यहाँ कंसंट्रेशन क्या होगा 1 मोलरिटी होगा, है ना। और यहाँ पे टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार। फिर जब भी मेजर करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी तो उसको बोला जाता है कि ये स्टैंडर्ड स्टेट होता है। यहाँ पे जो वर्क डन प्रोड्यूस होगा ये हमेशा ही मैक्सिमम वर्क डन प्रोड्यूस होता है, मैक्सिमम वर्क डन। तो पूछा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन, है ना। तो हम लोग को क्या निकालना है, डेल्टा जी नॉट निकालना है ना, यानी कि ई नॉट सेल का वैल्यू यहाँ पुट करना है, ठीक। तो जब भी मैक्सिमम वर्क डन बोले तो ई नॉट सेल का वैल्यू पुट करना है, ठीक ना। यस, अगर सिर्फ बोल दे कि वर्क डन निकालिए, है ना, और सेल रिएक्शन दिया हुआ जिसमें सेल रिएक्शन में जो भी मेटल आयंस है उसका कंसंट्रेशन अलग अलग दिया हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में वर्क डन निकालना है तो NF सेल का फॉर्मूला लगा के जो है उसका हम क्या करेंगे, तो उसका जो है वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हमको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोले तो ये निकालना है, आपको सिर्फ बोले कि स्टैंडर्ड जो है गिब्स फ्री एनर्जी निकालना है तो ये निकालेंगे, और अगर हमको बोले कि गिब्स फ्री एनर्जी निकले, सिर्फ बोले गिब्स फ्री एनर्जी, तब ये क्या, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और ये जब भी निकालना होगा तो यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया रहेगा, इक्वेशन बना रहेगा जिसमें सॉल्यूशन का अलग अलग कंसंट्रेशन दिया रहेगा, ठीक। इसको नस्ट इक्वेशन से अप्लाई करके निकालेंगे, और इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, तो जो है इसको निकालना है, ये निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऐसे करके निकाला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी में ये तो जनरली है कि या तो गिब्स फ्री एनर्जी निकालने दे देगा, ये निकालने देगा। कभी कभी क्वेश्चन क्या करे, अगर तुमको अल्टर पूछना है क्वेश्चन को तो पूछ देगा कि इस गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, बोलेगा कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में
कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है किया, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, अगर इसका पोटेंशियल स्टैंडर्ड पोटेंशियल ये है, इसका ईएमएफ ऑफ द सेल जो है दिया हुआ है, पूछा है कि इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है मतलब एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन निकालना है ना, तो यहाँ हम एन निकाल देंगे, ठीक है। या फिर कभी कभी पूछ रहा है कि चार्ज बताइए कितना इस रिएक्शन में मैक्सिमम कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ, तो कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ, तो क्या करेंगे एन एफ का वैल्यू निकालेंगे, एल एफ मतलब क्या होगा क्यू, ठीक है। तो क्यू जो है इसका क्या बताता है, मैक्सिमम चार्ज बताएगा। अब जो है हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पार्ट को जो है सॉल्व करेंगे, है ना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो है बाकी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, है ना। ये सब न्यूमेरिकल बेस्ड रहता है ना, तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो है ये कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होते चला जाएगा, है ना। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से इसमें कुछ नहीं होता है, ये सब चैप्टर जो है इसमें थ्योरी पढ़ने से जो है ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन लिखेगा, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन दिया हुआ Cu Ag प्लस एक्वस Cu2 प्लस और 2Ag, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जो है Ag प्लस Ag, इसका वैल्यू दिया 0.80 वोल्ट, और Cu2 प्लस Cu इसका वैल्यू दिया हुआ 0.34 वोल्ट, ठीक है। अब इसमें हमको निकालना है क्या है, केसी का बोला है कि केसी क्या होगा निकालिए, ठीक है। थोड़ा एक मिनट देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं। अब क्या है इसको हम कैसे निकालेंगे, केसी इक्वल टू होता है क्या, तो ई सेल इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो 0.0591 बाई एन लॉग केसी होता है, ठीक है। अब ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, अगर हम इसको लिखें तो ये होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है ना। तो फिर से इसको बता रहे हैं, एनोड कौन होता है जिसमें रिडक्शन होता है, एनोड कौन होता है, कैथोड कौन होता है जिसमें रिडक्शन होता है, और एनोड मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन होता है। तो Cu का क्या हो रहा है, 0 से +2 जा रहा है तो बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा ऑक्सीडेशन, और +1 से 0 जा रहा है क्या हो रहा है घट रहा है, ये क्या है रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड में, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है एनोड में, ये पता चल गया। तो कैथोड कौन है, Ag है, और Ag का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है, Ag का जो वैल्यू है कैथोड का वैल्यू, ये कैथोड है Ag, और Ag का वैल्यू दिया हुआ 0.80, और एनोड है क्या कॉपर, कॉपर का वैल्यू दिया 0.34 वोल्ट, ठीक है। 0.0591 बाई एन, कितना इलेक्ट्रॉन्स लूज किया, तो 0 से +2 जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, ठीक ना। तो दोनों इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है 0 से +2, 2 और 0 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, तो जो डिफरेंस होता है वही क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहाँ देखें तो यहाँ क्या +1 से 0 जा रहा है, ठीक ना, +1 से 0 जा रहा है, मगर एक Ag का +1 से 0 जा रहा है, तो Ag कितना है 2 है ना, Ag कितना 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो +2 है, +2 से 0 जा रहा है, डिफरेंस कितना का हो गया 2 का। किसी भी स्टेज में हम लोग निकालेंगे ना, रिडक्शन से देखो या ऑक्सीडेशन से देखो, दोनों में वैल्यू क्या होगा सेम आएगा, तो एन का वैल्यू 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया Kc, ठीक है। अभी क्या है 0.0591 बाई 2 लॉग Kc। अब यहाँ जो है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 4/6 आएगा, और 4/6 आने के बाद इसको हम ये जो है इसको इधर लेते हैं, इसको जो है इसको इधर लेते हैं तो 2 हो गया 0.0591 लॉग Kc, ठीक। अब इसको इधर लाएंगे 0. ये हो जाएगा 0.92 डिवाइडेड बाय 0.0591 इक्वल टू लॉग Kc, ठीक है। अब लॉग Kc इक्वल टू ये हो गया, है ना। इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, है ना, और मेरे इसको डिवाइड करने में टाइम लगेगा, है ना, तो आप लोग इसको डिवाइड कर लीजिएगा, है ना।
डिवाइड करने के बाद log Kc इक्वल टू इसको जो है वो Kc निकालना है तो log को इधर लेना होगा, ये बताए थे। log जो है इक्वल टू के इस साइड आता है तो क्या हो जाता है एंटी log 0.9 0.9 to 0.0591, ठीक है। अब इसको जो है डिवाइड करने पे कुछ वैल्यू आएगा, इसका आंसर दिया हुआ कितना, इसका 3988 इंटू 10⁻15, ठीक। तो जब भी इसको हम डिवाइड करेंगे तो फिक्स है 15 जो आ रहा है यहाँ पे 15 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक ना, 15 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक। अब इसका जब एंटी लॉग निकालेंगे 15 पॉइंट कुछ का एंटी लॉग, तो बताए थे कि जो पॉइंट में जो पॉइंट इधर रहता है वो क्या होता है पावर में रह जाता है, तो 10⁻15 हो जाएगा। और इसका जो भी वैल्यू है ना, जो भी वैल्यू आएगा, ठीक ना, 6 7 8 कुछ भी आ रहा है तो उसका देखेंगे 28 का 7 देखेंगे और देखने के बाद जो है उसका वैल्यू लिखेंगे और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना। तो ये हम लोग एक्सप्लेन किए थे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, तो इस वीडियो को देखिएगा ना, तो इसको जो है आपको पता चल जाएगा कि लॉग कैसे निकाला जाता है और लॉग का वैल्यू देख के जो है निकाल देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्या, क्वेश्चन क्या बता रहा है कि ए सेल रिएक्शन इज गिवन, रिएक्शन सेल रिएक्शन दिया हुआ है Ag सॉलिड प्लस ए सेल रिएक्शन इज गिवन। अब ये सेल रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ उसको एक्वस और 2 प्लस एक्वस बी सॉलिड, है ना, ये दिया हुआ है। अब इसका हमको बताना है कि केसी, इसका केसी दिया हुआ है ना, इसका केसी 10 दिया हुआ है। अब हमको बोल रहा है कि क्या निकालने कि कैलकुलेट ई नॉट सेल निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, फिर वही फॉर्मूला केसी इक्विलिब्रियम कौन से जब भी बोले 0.0591 बाई एन लॉग केसी होता है। अब इसमें हमको एन निकालने आना चाहिए। +2 से किस में जा रहा है 0 में जा रहा है, ये जान गए कि इसमें कितना का डिफरेंस आ रहा है, +2 से 0 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.0591 बाई 2 लॉग केसी, ठीक है। केसी का वैल्यू कितना है, 10 है, 10 पुट कर दिए, तो ये हो जाएगा 0.02955 0.02955, ठीक है। ये सब ये वैल्यू आया, तो एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, थर्ड क्वेश्चन नंबर। अब थर्ड में क्या है, थर्ड में दिया हुआ है क्या कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड डेल्टा जी, है ना, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड डेल्टा जी फॉर द सेल रिएक्शन एट 298 केल्विन, है ना। हमको निकालना है ईएमएफ ऑफ द सेल, मतलब ई सेल निकालना है, स्टैंडर्ड नहीं बोला है, स्टैंडर्ड बोलेगा तो ई नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। ईएमएफ ऑफ द सेल एंड डेल्टा जी, तो ये सब ध्यान रखना है क्या निकालना है। ईएमएफ ऑफ द सेल बोले तो ई सेल निकालेंगे, स्टैंडर्ड लिख दिया तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे। तो इस तरह से जो है यही सब चीज़ जो है हम लोगों को जानना रहता है ना। तो इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है, कभी बोलते हैं ई नॉट ईएमएफ ऑफ द सेल तो आपको निकाल दे ई नॉट सेल, तो ऐसा नहीं निकालना है ना। तो क्या पूछ रहा है उसको हमेशा ध्यान से समझिए कि क्या निकालना है, ये निकालना हमको। अब इसका जो है डेल्टा Zn से Zn 2 प्लस में जा रहा है। अब इसका जो वैल्यू है 0.004 m है, और यहाँ पे क्या है CD 2 प्लस 0.2 m और CD सॉलिड, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसका जो है ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है ई नॉट Zn 2 प्लस Zn इक्वल टू -0.76 वोल्ट और CD 2 प्लस CD इसका वैल्यू दिया हुआ -0.40 वोल्ट, ठीक है। अब इसका हमको निकालना है क्या ई सेल और डेल्टा जी, स्टैंडर्ड नहीं पूछ रहा है, डेल्टा जी पूछ रहा है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, तो ई सेल निकालना है तो नस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं, और ई नॉट सेल निकालना है तो डायरेक्ट निकालना है ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड।
तब इसको हम ई सेल निकालना तो पहले क्या निकालना, सेल रिएक्शन। जिंक से किसमें चेंज हो रहा है, जिंक 2+ में। कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक, और इसमें क्या है, सी डी है, सी डी से सी डी में चेंज हो रहा है, कैडमियम से कैडमियम आयन से कैडमियम में कन्वर्ट हो रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2, है ना। फिर क्या किया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, Zn प्लस Cd 2+, Zn 2+ Cd। अब ये जो है इसका हम निकालेंगे। इसका हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591। देखो कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 ना। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 आता है और यहाँ पे 3 आता है, तो n का वैल्यू क्या हो जाता है, इसको करना पड़ता है क्या, इसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब कितना हो गया, ये 6 हो गया, ये 6। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ को ध्यान रखना है ना, गलती इसी सब चीज़ों में होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इसमें कुछ किया नहीं, डायरेक्ट n का वैल्यू 2 हो गया, यहाँ 2 लिखे। अब Zn 2+ है, Zn 2+ और उसके बाद जो है Cd 2+। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हम वैल्यू पुट करेंगे, तो इसका होता है क्या, फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसको हम अलग से निकाल सकते हैं, इसी में भी हम लोग निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.0591/2 log। अब इसका Zn 2+ का कंसिडरेशन, जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ था ऐसा, Zn 2+ क्वेश्चन में लिखवाए थे, जैसे लिखा हुआ 0.0004 m। ये क्या होगा, जिंक का कंसंट्रेशन हो गया, ये लिख दिए 0.004 जिंक का कंसंट्रेशन। और कॉपर का लिखा हुआ था इस तरह से Cd 2+ ऐसे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 0.2 दिया हुआ। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ, आयंस के ब्रैकेट में जो लिखा हुआ वही उसका कंसंट्रेशन हो गया। तो पुट किए, अब क्या है कि कैथोड का जो पोटेंशियल है, ये हम पहले लिखे थे, कितना था कैथोड का, कैथोड कौन होगा इसमें से, इधर होता है क्या है, जिंक जो हो गया, Zn से Zn 2+ हो गया एनोड, इधर एनोड होता है, और इधर जो शॉर्ट ब्रिज इधर लेते हैं तो क्या बोलते हैं, कैथोड। तो Cd 2+ से Cd, ये क्या हो गया, कैथोड। कैथोड का वैल्यू दिया हुआ है कितना, -0.40, है ना। और इसका जो वैल्यू है जिंक का दिया हुआ वैल्यू -0.76। तो ये इसका इतना वोल्ट हो गया, ये इतना 6 वोल्ट हो गया, 76 वोल्ट। 0.0591/2 log 4 × 10⁻⁻⁴ और 2 × 10⁻⁻⁴ ठीक है। -0.40 माइनस प्लस 0.76 या ये हो गया 0.0591/2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कटेगा तो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं लॉग वाला टर्म को, जितना छोटा छोटा कर सकते पहले उतना करो, है ना। इसके ऊपर लगे माइनस प्लस, माइनस का ऊपर गया तो प्लस हो गया, इसको हम सब्ट्रैक्ट किया कितना हो जाएगा 3 -3। अब ये हो जाएगा 0.36 -0.0591/2 log 2। इसको log a इंटू b का फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो log a 2 प्लस हो जाएगा log 10⁻⁻³ है ना। ये जो लिखने का तरीका है ये गलत है ना, ऐसे नहीं लिखना है ना। जैसे ही प्लस में आ गई ब्रैकेट में लिखना है ना। गलती क्या होने की चांसेस है, तुम जैसे ही तुम इसको ऐसे छोड़ दिया तो तुम्हारा दिमाग कहाँ जाएगा, तो जब तुमको लगेगा कि ये सिर्फ इसके साथ इंक्लूड है ना, मगर ये होता है कि दोनों के साथ इंक्लूड है ना। तो मैं उस सारे कॉन्सेप्ट को बताते जा रहा हूँ जहाँ पे जो अक्सर गलती होता है, उसको क्या करना है, ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है 0.36 माइनस 0.02599 0.02955
और इसका वैल्यू होता है 2 का 0.301 और पावर इधर आ गया है ना, तो पावर इधर आया तो क्या -3 माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया है ना, लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 3 × 1 ये हो गया 3 अब 0.36 और 0.02955 तो हम देखेंगे 0.2699 ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया 0.6 ये माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया और ये हो गया 0.02955 और 2.6 ठीक है। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना इसको ऐड कर देना तो ये वैल्यू 0.44 वोल्ट आएगा ठीक ना। इसका हम निकल गया ठीक ना, तो ये निकला क्या, ये निकाला हम लोग ई नॉट सेल निकला, ये क्या निकला ई सेल निकला ठीक। अब हम लोग डेल्टा जी निकालना है ना, तो डेल्टा जी पूछ दे या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क डन पूछ दे तो डेल्टा जी हम लोग क्या करेंगे, तो ये फॉर्मूला तो -NF ई सेल हो जाएगा है ना, क्योंकि डेल्टा जी बोला नॉट लगा रहता तो यहाँ पे नॉट लगा ठीक ना, तो सिर्फ डेल्टा जी पूछा है तो उसको हम लोग निकालेंगे -N का वैल्यू कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, गेन कर रहा था 2 आ रहा था है ना, एन हम लोग देखें एन का वैल्यू कितना आ रहा था 2 और इसका वैल्यू है 96,500 और ये जो हम लोग निकाले हैं 0.1 कूलम और ये 0.44 वोल्ट ठीक है। तो 2 × 96500 × 0.44 कूलम वोल्ट। अब देखिए क्या होता है कूलम वोल्ट इक्वल टू 1 जूल के बराबर होता है, ये याद रखना कूलम वोल्ट इक्वल टू होता है 1 जूल। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 2 × 96500 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा और ये जो है जूल में आ गया जूल पर मिनट। अब इसको किलो जूल में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोग क्या निकाल लिए। अब इसी में पूछ रहा था कि वर्क डन कितना होगा है ना, इसमें वर्क डन कितना होगा तो वर्क डन निकालना मतलब यही निकालना, सिर्फ क्या होगा माइनस है तो साइन से चेंज हो जाएगा, इसमें माइनस आ रहा है तो उसमें क्या होगा इसका जो वैल्यू होगा फिर प्लस में हो जाएगा। अब क्या है और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोल रहा है कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसमें भी जो हमको निकालना है क्या, उसको सिर्फ एक्सप्लेन कर देना, उसको तुम लोग खुद सॉल्व करना। SN2 प्लस 0.1 m और SN सॉलिड, ये जो है इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें Mg मैग्नीशियम का जो पोटेंशियल है ये दिया -2.37 वोल्ट और जो सिल्वर स्टील है इसका पोटेंशियल दिया हुआ है ये जो दिया हुआ है माइनस इसका वैल्यू 0.136 वोल्ट ठीक है। अब इसमें बोल रहा है क्या सेल निकाले, ये सेल निकाले ठीक है, हम लोग जानते हैं नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे और इसका जो वैल्यू निकल जाएगा ठीक है। कैसे निकालते हैं अभी हम लोग देखें ना, सेम उसी तरह से निकाल रहे हैं मगर इसमें एक क्वेश्चन और ऐड है। क्वेश्चन है क्या कि कैलकुलेट द आल्सो कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क है ना, इस रिएक्शन में कितना मैक्सिमम वर्क हुआ तो बताया था जब भी मैक्सिमम वर्क बोले तो क्या निकालना है, तो मैक्सिमम वर्क निकालने का फॉर्मूला ये डेल्टा जी पे डिपेंड करता है ना, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या लिखते हैं NF E नॉट से ठीक है। तो मैक्सिमम वर्क निकालना है तो हमको क्या निकालना है डेल्टा जी निकालेंगे ना, तो मैक्सिमम वर्क, तो मैक्सिमम वर्क और डेल्टा जी नॉट में अंतर क्या है कि ये जो है डेल्टा जी नॉट का वैल्यू जो है माइनस में आता है और इसका वैल्यू जो है प्लस में आएगा ठीक ना, तो सिर्फ इसी में जो हमको पुट कर देना है ना। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा n निकालना, तो n का वैल्यू तुम्हारा जो है 2 आ जाएगा ठीक ना, पर डे का वैल्यू जो है 96,500 और ये जो है ई नॉट सेल का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे है ना। तो यहाँ ई कैथोड हो गया ई एनोड हो गया, कैथोड माइनस एनोड कर दो, कैथोड माइनस एनोड ई कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड लिखना एनोड ना, कैथोड माइनस एनोड। तब यहाँ पे पुट करेंगे 2 × 96500 और ये जो वैल्यू है -2 इसका कैथोड ये 6 वोल्ट और ये हो जाएगा क्या -2.37 वोल्ट
ये सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम ऑर्डर में जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, तो इजी है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो इस लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का क्या निकालना, स्टैंडर्ड सेल मतलब ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड बोल दिया मतलब ई नॉट सेल निकालना, ठीक। तो रिएक्शन क्या दिया हुआ है, क्रोमियम सॉलिड प्लस 3 CD2 प्लस एक्वस क्रोमियम 3 प्लस एक्वस और 3 CD सॉलिड। अब क्या है कि इसमें जो है वैल्यू आएगा, ये वैल्यू कितना होगा, तो इसका डेल्टा जी जो है हमको बताना है कि क्या होगा, है ना, कैलकुलेट करना है डेल्टा जी। और उसके बाद जो है यहाँ पे डेल्टा जी निकालना है और इसमें केसी निकालना है ना, ये हमको निकालना है, केसी बताना है कितना होगा। गिब्स फ्री एनर्जी ये निकालना है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और केसी निकालना है। ये दो जो है इसमें हमको जो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या निकालना है, पहले बोल रहा है क्या, ई सेल निकालिए, है ना, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ई से ई नॉट सेल निकालिए, है ना, और ई नॉट सेल निकालने के बाद क्या है, इसका जो है हमको निकालना है क्या, ई नॉट सेल निकालने के बाद जो है इसका डेल्टा जी नॉट निकालना, उसके बाद केसी निकालना है, ठीक है। तो ई नॉट सेल तो फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल सबका। इसका जो है क्रोमियम है, क्रोमियम 3 + 2 क्रोमियम, इसका पोटेंशियल दिया हुआ है -0.74 वोल्ट। और कैडमियम जो है इसका पोटेंशियल दिया हुआ है -0.40 वोल्ट, ठीक है। तो ई नॉट सेल निकालेंगे, ई नॉट सेल इक्वल टू द ई कैथोड माइनस ई एनोड, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो क्या हो जाता है, एनोड। जिसका रिडक्शन हो रहा है, ये घट रहा है, +2 से 0 जा रहा है, तो घट रहा है, हो गया क्या, रिडक्शन। और रिडक्शन क्या होता है, किसमें होता है, कैथोड में होता है। इसका जो है ये इसमें तो कैथोड हो गया कौन, ये फॉर्मूला हो जाएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड कौन है, तो CD कैडमियम, है ना। तो CD का जो है वैल्यू दिया हुआ है 0.40 वोल्ट, और ये जो है एनोड जो है यहाँ पे क्रोमियम है, क्रोमियम का वैल्यू दिया हुआ -0.774 वोल्ट। अब इसको हमको सॉल्व किया तो कितना जाएगा, +0.34 वोल्ट, ये निकला ना। अब उसका बाद हमको निकालना है डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, है ना। डेल्टा जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, NF ई से ई नॉट से माइनस लग जाएगा। एन का वैल्यू हमको निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एन निकालने में जनरली कंफ्यूजन होता है ना। कितना का चेंज हो रहा है, 0 से +2 जा रहा है, +3 जा रहा है, कितना घटा है, 3 जो है 3 कितना बढ़ रहा है, 3 ऑक्सीडेशन नंबर जो है इंक्रीज किया, तो डिफरेंस हो गया 3 का। मगर क्रोमियम यहाँ कितना है, क्रोमियम यहाँ पे 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 6, यानी कि ये 6, एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, मगर 6 2 क्रोमियम है तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो जो है 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी देखेंगे तो इसमें भी क्या निकलेगा 6। तो एन का वैल्यू जो है किसी में देखें, रिडक्शन में देखो या ऑक्सीडेशन में, दोनों में हमको एन का वैल्यू पता चल जाएगा। तो एन का वैल्यू 6 हो गया, ये 96500 हो गया। और ई नॉट सेल का वैल्यू जो है कितना है, तो 0.34 वोल्ट। अब इसको एक फिल्म में है, ये क्या वोल्ट में आ जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो शुरू में जो है कुलम वोल्ट जूल में आएगा, जूल पर मोल, और जूल पर मोल का किलो जूल में चेंज करना है। ये कुलम है और वोल्ट है, कुलम वोल्ट इक्वल टू जूल हो गया, है ना। और जूल को किलो जूल में चेंज करना है, 1000 से डिवाइड कर दें, फिर ई नॉट सेल का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे हमको निकालना है क्या, नेक्स्ट हमको निकालना है केसी। तो केसी बताएं फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 बाय n log केसी, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे ई नॉट सेल का वैल्यू कितना निकला, 0.34 और 0.0591, n का वैल्यू निकालें कितना 6 log केसी, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। क्या होगा, log केसी इक्वल टू, ये हो गया 0.34
4 और ये हो गया 6 डिवाइडेड बाय 0.0591 ये हो गया। और के सी इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग, लॉग इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग 0.0346 डिवाइडेड बाय 0.0591 है ना। इसको सॉल्व किया जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो फिर हम एंटी लॉग निकालेंगे, एंटी लॉग निकालने के लिए बताए थे तो उससे निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग आज 5 क्वेश्चन को जो डील किए। कैसे मैक्सिमम वर्क डन मतलब क्या निकालना है, तो डेल्टा जी नॉट निकालना है और निकालने डेल्टा जी नॉट का जो वैल्यू होगा उसमें सिर्फ साइन का चेंजिंग हो जाएगा है ना। तो हो जाएगा क्या मैक्सिमम वर्क डन है ना। तो मैक्सिमम वर्क डन मतलब डेल्टा जी नॉट निकालना है ना। और जो भी वैल्यू होगा वो प्लस माइनस में आता है, मगर वर्क डन का वैल्यू किस में लिखना है, प्लस में लिखना है। ठीक है, दोनों का रिलेशन ये हो गया। ठीक है, तो ये सब इस तरह से जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है ना। अब क्या एक क्वेश्चन और एक फॉर्मूला को सिर्फ हम लोग डिराइव कर ले रहे हैं। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि 2.303 RT/NF लॉग केसी होता है, ये फॉर्मूला लिखा है ना। तो अब इसमें क्या है कि NF को अगर हम इधर लेते हैं E नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RT लॉग केसी। ठीक है, अब ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे माइनस डेल्टा जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड विस्क फ्री एनर्जी चेंज। ठीक, इसके इक्वल पढ़े ना, डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस NF ई नॉट से, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब हो गया 2.303 RT लॉग केसी है ना। ये इक्वेशन जो है पहले ही पढ़े हैं, कहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में। ये जो फॉर्मूला होता है, तो ये जो हम लोग आज जो है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में जितना भी स्टडी करना था वो हम लोग खत्म हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक ना, तो ये जो है हम लोग इसको जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट डे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक ना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।